हाय एवरीवन। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे और आपको जो भी लेक्चर मिल रहा है मेरे चैनल पर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज हमारा क्लास 10th के दूसरे चैप्टर विद्युत धारा के बारे में देखेंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है विद्युत धारा पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा के बारे में। सबसे पहले हम परिचय देखेंगे। मेन मुद्दे पर आने से पहले मैंने जब भी लेक्चर स्टार्ट किया हूँ कोई भी चैप्टर का, तो डायरेक्ट डिफिनेशन से आने से पहले उसके बारे में जानते हैं कि मतलब उससे रिलेटेड जो भी छोटी छोटी बातें होती हैं उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तब उन छोटे छोटे चीज़ों को जोड़कर हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि विद्युत क्या होता है, या जो भी टॉपिक पढ़ना हो तो उसके बारे में पहले हम जानते हैं, ना कि डायरेक्ट डिफिनेशन और उसके प्रकार या टाइप्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम परिचय देखेंगे। विद्युत से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे विद्युत उत्पन्न होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए परिचय में जब प्लास्टिक की सूखी कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाया जाता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। जब हम प्लास्टिक की सूखी कंघी को कागज के टुकड़ों के पास हम ले जाते हैं तो उस पर हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब उसी सूखी कंघी को सूखे बाल में बार बार रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाने पर कागज के छोटे छोटे टुकड़े उसी कंघी की ओर आकर्षित होने लगती है। यह क्रियाकलाप आपने बचपन में बहुत बार किया होगा। मैंने तो बचपन में किया था एक दो बार, कि जब भी हम प्लास्टिक की सूखी कंघी को ले जाते हैं छोटे कागज के टुकड़ों के पास, तो वह कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना हिलता कुछ नहीं होता, कागज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही हम कंघी को हम अपने बाल से रगड़ कर और कागज के पास ले जाते हैं तो वह एक दूसरे के पास आकर्षित होने लगता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है बल लगता है उन दोनों के बीच में। कारण क्या है? उन दोनों के बीच में बल लगता है। ठीक है, आगे देखिए। इससे यह स्पष्ट है कि प्रारंभ में कंघी उदासीन थी, लेकिन जब उसे सूखे बाल में रगड़ा गया तो कंघी आवेशित हो गई, और आवेशित कंघी उस कागज के छोटे छोटे टुकड़े पर बल लगाती है। और वह कौन सा बल होता है? वह बल होता है विद्युतीय बल। देखिए, पहले हम सूखी कंघी को कागज के पास ले जाते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही हम बाल से रगड़ने के बाद उसको कागज के पास ले जाते हैं तो एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगता है, और वह आकर्षण विद्युतीय बल के वजह से होता है। विद्युतीय बल के वजह से कागज और कंघी के बीच में आकर्षण होता है। लेकिन प्रारंभ स्थिति में आकर्षण नहीं होता है, क्योंकि वह उदासीन होता है। कंघी हमारा क्या होता है? उदासीन होता है। लेकिन जैसे ही हम बाल से उसको रगड़ दिए तो उस पर आवेश जमा हो जाता है। कोई भी होगा, धन आवेश होगा या ऋण आवेश होगा, कंघी के ऊपर जमा हो जाता है। तो वो जो ऋण आवेश है या धन आवेश है, एक बल लगाता है किसके ओर? कागज की ओर, और वही कागज उस कंघी की ओर आकर्षित होता है। और वह बल कौन सा होता है? वह बल होता है विद्युतीय बल। विद्युतीय बल के वजह से कागज कंघी की ओर आकर्षित होने लगता है। ठीक है, और आकर्षण दो ऐसे बल
दो डिफरेंट बल की वजह से होता है, ना कि समान बल की वजह से होता है। कागज पर जो आवेश होता है वो डिफरेंट होता है, और जो हमारा कंघी पर जो आवेश होता है वह अलग होता है। तो अलग अलग आवेश होगा दोनों पर, तभी एक दूसरे की ओर आकर्षित होता है। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों पर मान लीजिए धन आवेश है, कागज पर भी और कंघी पर भी, तो दोनों आकर्षित नहीं करेगा। दोनों क्या करेगा? दोनों एक दूसरे को विकर्षित करता है, मतलब धकेलता है। दोनों एक दूसरे को रिपल्सन करता है, रिपेल करता है, आकर्षित नहीं करता है। ठीक है। अगर दोनों पर ऋण आवेश होगा या दोनों पर धन आवेश होगा, मतलब पॉजिटिव या निगेटिव होगा। अगर दोनों पर पॉजिटिव होगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा, मतलब धक्का मारेगा, एक दूसरे को दूर करेगा। या दोनों पर ऋणात्मक होगा, मतलब निगेटिव होगा, तो एक दूसरे को धक्का मारेगा। लेकिन कंघी पर धन होगा या कागज पर ऋण होगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों पर अलग अलग आवेश है। अलग अलग आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि अलग अलग आवेश वाले जो पदार्थ होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कौन से बल से? विद्युतीय बल से। और सेम सेम जो होता है, जो आवेश होता है एक दूसरे पर, तो वह भी बल लगाता है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में। ठीक है। एक दूसरे को धकेलने के काम करता है, उस पर भी विद्युतीय बल लगता है। दोनों के केस में विद्युतीय बल लगता है। ठीक है। हमारा यहाँ तक ये जो एग्जाम्पल था उसको समझाने का यही कारण था कि आकर्षण क्यों करता है और धकेलता क्यों है, विकर्षण क्यों करता है। आगे देखिए, इसी तरह एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से, एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से या किसी अन्य पदार्थ को उचित पदार्थ से रगड़ने पर विद्युत आवेश की उत्पत्ति होती है। ठीक है, बताया ना, विद्युत आवेश, उस पर आवेश जमा हो जाता है। जब तक विद्युत आवेश नहीं उत्पन्न होगा तब तक वो एक दूसरे को आकर्षित या विकर्षित नहीं करेगा। जैसे पहले केस में क्या था? पहले केस में मैं जो सूखी कंघी था उसको मैं कागज की ओर ले जा रहा था तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उसको रगड़ा अपने बालों पर तो उस पर आवेश जाके जमा हो गया। आवेश जब जमा होता है तभी एक दूसरे को आकर्षित करेगा या विकर्षित करता है। और विकर्षित किस केस में करता है? विकर्षित जब सेम आवेश का होगा, दोनों दोनों पदार्थ पर सेम आवेश होगा, दोनों पर मान लीजिए पॉजिटिव होगा या दोनों पर निगेटिव होगा, तो दोनों एक दूसरे को विकर्षित करेगा, धक्का देगा। और अगर दोनों पर अलग अलग आवेश होगा, मान लीजिए एक पर निगेटिव होगा मतलब माइनस होगा, दूसरे पर पॉजिटिव होगा मतलब धन होगा, धनात्मक, एगो पर ऋणात्मक, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा। और वह बल कौन सा होता है? विद्युतीय बल होता है। ठीक है। देखिए, तो या अन्य किसी पदार्थ को उचित पदार्थ से रगड़ने पर विद्युत आवेश की उत्पत्ति होती है। इसे ही घर्षण विद्युतीय कहा जाता है। घर्षण विद्युतीय क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको रगड़ रहे हैं ना एक दूसरे की ओर। जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर और एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से या किसी अन्य पदार्थ को उचित पदार्थ से रगड़ने पर, मतलब एक दूसरे को रगड़ रहे हैं तो उस पर घर्षण उत्पन्न होगा ना, घर्षण बल एक दूसरे को उत्पन्न होगा। तो उससे क्या उत्पन्न होता है? उससे घर्षण विद्युत उत्पन्न होता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। अर्थात घर्षण से विद्युतीय आवेश की उत्पत्ति होती है। अगर हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ रहे हैं तो उस पर घर्षण विद्युत उसे कहा जाता है, और इसके वजह से विद्युतीय आवेश उत्पन्न होता है। क्योंकि उससे जब हम रगड़ रहे हैं दोनों को तो घर्षण विद्युत उत्पन्न हो रहा है, और घर्षण विद्युत की वजह से विद्युतीय आवेश की उत्पत्ति होती है। क्लियर है? क्लियर है? दूसरा केस क्या है? एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से। यह सब एक एक नंबर में पूछता है कि कांच की छड़ को हम किसकी तरफ रगड़ते हैं, तो रेशम के कपड़े पर, और एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं, तब हमें विद्युतीय आवेश की उत्पत्ति होती है। और इन सब के केस में, कांच की छड़ वाले केस में या एबोनाइट की छड़ वाले केस में आकर्षण होगा कि विकर्षण होगा, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है।
अगर कांच की छड़ पर, अभी तो बताया ना मैंने, कांच की छड़ पर अगर धनात्मक आ गया और रेशम की छड़ पर, रेशम के कपड़े पर अगर ऋणात्मक ऋणात्मक आ गया तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा। अगर दोनों पर धनात्मक आ गया या दोनों पर ऋणात्मक आ गया, मतलब सेम केस रहेगा, तो दोनों एक दूसरे को धक्का देगा। अगर अलग अलग धन या ऋण होगा, अलग अलग केस रहेगा, तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। क्लियर है? ठीक है। अब विद्युत आवेश तो उत्पन्न हो गया। अब विद्युत आवेश क्या होता है इसके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो विद्युत आवेश हमें यहाँ पर आवेश उत्पन्न तो हो रहा है, लेकिन विद्युत आवेश क्या होता है अब उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, यही इसीलिए ये सब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था कि एक एक चीज़ हम कड़ी से कड़ी जोड़कर पढ़ाई करें तो आपको अच्छे से समझ में आती है। रिलेट करके पढ़ना चाहिए किसी चीज़ को, नहीं तो डायरेक्ट डिफिनेशन, प्रकार, ये सब आपको एग्जाम में नंबर दे देंगे, लेकिन आप रियल लाइफ में कभी समझ नहीं पाओगे कि कैसे कैसे ये सब होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब विद्युत आवेश क्या होता है। देखिए, वस्तु का विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, वस्तु का आंतरिक गुण मतलब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जो विद्युतीय बल आरोपित करता है या आरोपित करने की प्रवृत्ति रखता है। अभी हमने इस एग्जाम्पल में दिखाया था ना, यह एग्जाम्पल दिखाने का यही मकसद था। यह सब एग्जाम्पल दिखाने का हमारा यही मकसद था कि आगे के चीज़ों को हम अच्छे से रिलेट कर सकें। तो यह क्या कर रहा है कि वस्तु का वह आंतरिक गुण जो विद्युतीय बल आरोपित करता है या आरोपित करने की प्रवृत्ति रखता है। तो यह विद्युतीय बल कैसे कर रहा था, उत्पन्न कर रहा था। विद्युतीय बल उत्पन्न ऐसे कर रहा था कि प्लास्टिक की, जब मान लीजिए प्लास्टिक की सूखी कंघी को हम बाल के पास हम रगड़ते हैं तो उस पर आवेश उत्पन्न होता है, और आवेश उत्पन्न होता है तो जब हम कागज के पास ले जाते हैं तो उस पर विद्युतीय बल उत्पन्न होता है। तो आवेश की वजह से क्या उत्पन्न हो रहा है, विद्युतीय बल उत्पन्न हो रहा है ना। तो वही तो वस्तु का वह कौन सा गुण है, वस्तु का वह आंतरिक गुण है जो दूसरे वस्तु के पास ले जाने पर उन दोनों के बीच में एक बल उत्पन्न हो रहा है, उस बल को विद्युतीय बल कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, विद्युतीय आवेश जो है, वह वस्तु का कौन सा गुण है, आंतरिक गुण है, अंदर का गुण है, जिसके वजह से किसी वस्तु पर विद्युतीय बल लग रहा है। क्लियर है? विद्युत आवेश वस्तु का वह आंतरिक गुण है जो किसी वस्तु के पास ले जाने पर उसके बीच में क्या लगता है, विद्युतीय बल लगता है या लगने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, क्लियर है? आवेश प्रायः मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आंतरिक गुण होता है। आवेश किसका आंतरिक गुण होता है, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन का। जैसे अभी बताया था ना कि ऋण, किसी वस्तु पर धन आ गया, किसी वस्तु पर ऋण आ गया, तो इलेक्ट्रॉन जिस पे आता है उस पे हम क्या कहते हैं, उस पे हम कहते हैं ऋणात्मक आ गया, ऋण आवेश आ गया। और जिस पे प्रोटॉन आता है, प्रोटॉन जिस पे आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि उस पे धन आवेश आ गया। समझ में आ गया? तो आवेश कौन कौन कण से बनता है, आवेश इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का गुण को दर्शाता है। मतलब आवेश अगर किसी पर इलेक्ट्रॉन का आया तो वह ऋण को दिखाएगा, और आवेश जिस पर प्रोटॉन का आया तो वह धन को दिखाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए। मतलब आवेश का आंतरिक गुण कौन सा है, कौन कौन दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को दिखाता है। ठीक है, आवेश न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, अर्थात आवेश संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण का नियम पूछता है, तो आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, आवेश संरक्षण का नियम कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, और आवेश कौन कौन से कण से बनता है, आवेश बनता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण आवेश और प्रोटॉन मतलब धन आवेश। अगर दो वस्तु पर ऋण आवेश होगा तो दोनों एक दूसरे को धक्का मारेगा, दो वस्तु पर धन आवेश होगा तो दोनों एक दूसरे को धक्का मारेगा। लेकिन दोनों वस्तु पर में से एक पर इलेक्ट्रॉन आवेश और एक पे प्रोटॉन आवेश होगा, अलग अलग आवेश होगा, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक हो गया धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश।
धन आवेश हमारा कैसे बनता है? जिस पर प्रोटॉन जमा हो जाता है, प्रोटॉन की कण जो है ना जमा हो जाता है, तो उसे हम धन आवेश कहते हैं। और ऋण आवेश जिस पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा होती है। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा होती है और प्रोटॉन की मात्रा कम होती है, उसे हम ऋण आवेश कहते हैं। मतलब उस वस्तु पर कौन सा आवेश है? ऋण आवेश होता है। और जिस वस्तु पर प्रोटॉन की मात्रा ज़्यादा हो और इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो, तो उस वस्तु पर धन आवेश होता है। क्लियर है? इसका डिफिनेशन समझ में आ गया? विद्युत आवेश दो तरह के होते हैं, एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। धन आवेश पर धन आवेश का मतलब क्या है? जिसपे प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा हो और इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो। और ऋण आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा हो और प्रोटॉन की मात्रा कम हो। मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो किससे? प्रोटॉन से। और धन आवेश के केस में प्रोटॉन मेरा ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन से। ठीक है? क्लियर है? आगे देखिए, विद्युत आवेश के प्रमुख गुण। अब प्रकार मैंने देख लिया, उसका डिफिनेशन भी देख लिया। अब विद्युत आवेश के गुण क्या होते हैं? एक देखिए असमान आवेश और एक समान आवेश। अब मैं जैसे पहले मैंने बताया था ना, को सारी की सारी चीज़ों को कड़ी से कड़ी जोड़कर पढ़ने से हमें अच्छी से समझ में आती है और बहुत दिनों तक याद रहती है। तो इसलिए वह एग्जाम्पल स्टार्टिंग में लिया गया था कि आप उसको इस तरीके से जोड़ सकें, इस तरीके से। अब देखिए, असमान आवेश मतलब अनलाइक चार्जेज, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करता है। और समान आवेश मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। और इन दोनों के बारे में मैंने पहले एग्जाम्पल से रिलेट करके बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि असमान आवेश कब होगा तो एक दूसरे को आकर्षित क्यों करता है? क्योंकि उन दोनों पर अलग अलग आवेश होता है। अलग अलग आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। जैसे लड़का हो और एक लड़की हो, तो लड़का लड़की के बीच में ही आकर्षण होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि एक लड़का लड़का एक दूसरे को आकर्षित करता है। लड़का को लड़का पसंद, मतलब लड़का लड़का से शादी करता है? नहीं करता है। लड़का लड़की से ही शादी करेगा ना। मतलब मतलब विपरीत विपरीत गुण वाले चीजों के प्रति ही हमारा आकर्षण ज्यादा होता है। मतलब कहने का मतलब कि लड़की हो गई एक एक हो गई लड़का, तो लड़की मान लीजिए ऋण हो गया, लड़का हो गया धन। तो लड़का लड़की एक दूसरे को ही आकर्षित करेगा, ना कि लड़का किसी लड़के को ही आकर्षित करता है। नहीं करता है ना। या लड़की किसी लड़की से शादी करती है या लड़की किसी लड़की से आकर्षित होती है, नहीं होती है ना। वो एक्सेप्शनल केस होता है। और एक एक्सेप्शनल केस होता है कभी कभी, मतलब 100 में 0.1% होता है उस केस में। ठीक है? तो इसे रिलेट करके आप समझ सकते हो कि अलग अलग चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती है और सेम चीजें जो होती है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, मतलब रिपल्सन करता है, रिपेल करता है। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। दो वस्तुएं जो असमान आवेश से आवेक्षित हुए परस्पर आकर्षित करते हैं, अर्थात उन वस्तुओं के बीच में आकर्षण बल लगता है। तो मान लीजिए मुझे कोई लड़की पसंद आती है, मैं लड़का हूँ, मुझे कोई लड़की पसंद आती है, तो हमारे बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। तो हम दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? मैं मान लीजिए मुझे कोई लड़की पसंद आती है, तो हमारे बीच में आकर्षण होगा। तो हम दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। मतलब एक दूसरे के पास जाने की तमन्ना होगी। होगी कि नहीं होगी? ना कि एक दूसरे से दूर जाने की तमन्ना होगी। जैसे आप मान लो लड़का हो और आपको कोई लड़की पसंद आती है, तो आपका मन करेगा ना कि आप उसके पास जाओ, ना कि आप उससे दूर जाओ। मन करता है कि नहीं करता है? या किसी लड़की को कोई लड़का पसंद पड़ता है, तो आपका मन करता है ना कि हम उसके पास जाएं, उससे बातें करें, उससे दोस्ती करें। तो उन दोनों के बीच में क्या बल लग रहा है? उन दोनों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है। ठीक है? ऐसे रिलेट करके समझ सकते हो। वैसे ही अगर कोई लड़का, मान लीजिए दो वस्तुएं समान आवेश से आवेशित हो, समान आवेश से आवेशित हो, तो क्या होता है? उन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। उन दोनों के बीच में लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रतिकर्षण बल। तो अगर आप एक लड़के हो और कोई और एक लड़का है, तो आप एक दूसरे से दोस्ती कर सकते हो, प्यार नहीं कर सकते हो ना।
प्यार तो नहीं कर सकते हो, मतलब उन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, आप एक दूसरे के पास जाना पसंद नहीं करोगे, नहीं करोगे ना ऐसे। इसी को क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण बल, मतलब आप एक दूसरे से दूर जाना पसंद करोगे। ठीक है, सही है। मतलब असमान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और समान चीजें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है और उन पे लगता है प्रतिकर्षण बल। अब देखिए कूलम्ब के नियम। अब हमने आवेश पढ़ लिया, अब आवेश से क्या क्या चीजें रिलेट होती हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल दिया कि कंघी वाला और वो ऊनी कपड़े वाला और रेशम कपड़े वाला एग्जाम्पल दिया मैंने, उससे जो हमारा क्या निकल रहा है, उससे हमारा आवेश निकल रहा है। अब मैंने आवेश के बारे में देख लिया, आवेश क्या होता है। अब आवेश से जो एप्लीकेशन है, आवेश कौन कौन चीज़ों में यूज होता है, तो उसके बारे में अब देखेंगे हम। ठीक है, तो देखिए आवेश का क्या क्या है। देखिए कूलम्ब के नियम में हम देखते हैं। अब दो आवेशों के बीच में क्रियाशील आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब मैंने क्या यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर दो आवेशों के बीच में यदि आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगता है तो उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है और उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए दो आवेश के बीच में जब बल लगता है, दो आवेश मान लीजिए कि एक Q1 हो गया और एक Q2 हो गया, और इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए मेरा कितना है, R है। इन दोनों के बीच की दूरी मेरा R मान लीजिए। तो यह Q1 जो है और Q2 जो है, मान लीजिए यह मत सोचिए कि दोनों अलग है या सेम है। अभी के लिए मान लीजिए कि दो आवेश है, या तो दोनों सेम होगा या तो दोनों अलग होगा, या तो एक निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, या तो अलग दूसरा जो है निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो मान लीजिए कि दो आवेश है हमारा, वह जो है मेरा आर दूरी पर है। तो उन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होता है ना, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल हमारा कब लगता है, अभी मैंने बताया था, आकर्षण बल तभी लगेगा जब एक इन दोनों में से कोई दोनों अलग अलग हो। Q1 मान लीजिए निगेटिव है और Q2 मान लीजिए पॉजिटिव है, या Q2 मान लीजिए निगेटिव है और Q1 मान लीजिए पॉजिटिव है। तो अलग अलग अगर आवेश रहेगा तभी मेरा यहाँ पर आकर्षण बल लगेगा। और प्रतिकर्षण बल कब लगेगा, जब Q1 और Q2 दोनों का आवेश समान हो। मतलब दोनों का अगर पॉजिटिव है या दोनों का अगर निगेटिव है आवेश, दोनों के दोनों धन है या दोनों के दोनों ऋण है, तो दोनों के केस में क्या लगेगा, कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो वही बोल रहा है, दो आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। कहने का मतलब यहाँ देखिए, यह जो बल है हमारा, ये जो फोर्स लग रहा है, वह Q1 और Q2 के गुणनफल मतलब गुना करने पर, यह जो Q1 Q2 का जो गुना किए ना, इसका जो समानुपाती होता है किसका, बल का समानुपाती होता है। पहला नियम कर रहा था। और दूसरा क्या करा, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का मतलब स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में मेरा कितना डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की दूरी मेरा आर है। तो आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r²। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, 1 बटा में होता है ना, 1/r² हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दूरी के वर्ग बोल रहा है, दूरी के वर्ग का बोल रहा है व्युत्क्रमानुपाती, तो 1/r² हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम यहाँ पर प्रूव करके दिखाए हैं कि यदि Q1 Q2 दो आवेश है और एक दूसरे से r दूरी पर अवस्थित है, तो कूलम्ब के नियम अनुसार क्या होगा, जो फोर्स होगा, जो बल होगा हमारा, आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा, वह Q1 और Q2 के गुणनफल के सीधा समानुपाती होगा। सीधा समानुपाती का मतलब क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब बटा में नहीं होगा, सीधा सीधी। अगर Q1 Q2 को अगर बढ़ेगा मान, तो फोर्स का भी मान बढ़ेगा। ठीक है, मान लीजिए Q1 Q2 का मान 2 था पहले और फोर्स का मान 4 था पहले। अगर इसका मैंने Q1 Q2 का मान अगर 2 है और फोर्स का मान अगर 4 है, ठीक है, अभी मान लीजिए प्रेजेंट में यही है।
और फिर Q1 Q2 को मान लीजिए मैं 4 कर दिया, दोगुना कर दिया, तो फोर्स का मान कितना हो जाएगा, फोर्स का मान भी दोगुना कर देंगे। तो पहले 4 था, अब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर इसको मैं तेगुना करूंगा, 3 गुना करूंगा, तो इसका मान भी 3 गुना करूंगा। यही कहने का मतलब होता है कि सीधा समानुपाती। अगर Q1 Q2 का मान जितना बढ़ेगा तो फोर्स का मान भी उतना ही बढ़ेगा। अगर Q1 Q2 का मान अगर दोगुना बढ़ेगा तो फोर्स का मान भी, मतलब बल का मान भी दोगुना बढ़ेगा। Q1 Q2 का मान अगर दोगुना, मतलब आधा हो जाएगा, मान लीजिए Q1 Q2 का मान अगर आधा हो जाएगा तो फोर्स का मान भी आधा हो जाएगा। जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वो भी बढ़ेगा, जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे वो भी घटेगा। इसी को कहते हैं हम सीधा समानुपाती। ठीक है, अब देखिए, और वो दूसरा दूसरा नियम क्या कर रहा था, दूसरा नियम कह रहा था कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब उल्टा जाएगा, उल्टा आ जाएगा। अगर मेरा रेडियस, मतलब सॉरी, दूरी बढ़ेगा तो जो मेरा फोर्स है, वो मेरा जो बल लगने वाला है, जो दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है, वह क्या होगा, घटेगा। अगर मेरा जो दूरी बढ़ेगा, ये जो देख रहे हैं ना फिगर में, यहाँ पर इसमें जो देख रहे हैं, इसमें तो इसमें देखिए, अगर इन दोनों के बीच की दूरी, अगर मेरा Q1 और Q2 के बीच की दूरी मेरा अगर बढ़ेगा, पहले मान लीजिए R था, अब मेरा हो गया कैपिटल R हो गया। अगर मेरा दूरी यहाँ से यहाँ हो गया, कैपिटल R कर दीजिए, मान लीजिए कैपिटल R हो गया, और यहाँ मेरा Q1 हो गया, और यहाँ मेरा Q2 मान लीजिए, और ये मेरा Q1 मान लीजिए, यह मेरा Q1 हो गया। तो दूरी बढ़ने पर क्या होगा, दूरी बढ़ेगा तो अब केस क्या, दूसरा केस क्या करा कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर मेरा दूरी बढ़ेगा तो मेरा जो बल लगता है ना दो आवेश के बीच में, वह घटेगा। क्यों, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती दिया हुआ है, ना कि समानुपाती। समानुपाती के केस में, समानुपाती के केस में अगर एक चीज बढ़ता है तो दूसरा केस भी बढ़ेगा, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती के केस में अगर एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज घटेगा, अगर एक चीज घटेगा तो दूसरा चीज बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है। देखिए, अगर मेरा जो यहाँ पर दूरी है मान लीजिए 2 है, तो फोर्स मेरा कितना होगा, 1/4 होगा। यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4। पहले मेरा 1/4 हो गया। अगर मैं यहाँ पर r जो है 4 कर दिया तो मेरा कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 1/16 था और घट गया। पहले मेरा 1/4 होगा, और अब मेरा कितना हो जाएगा दूसरा केस में, दूसरा केस में मेरा 1/16 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरा जो रेडियस है, ये जो सॉरी रेडियस कर रहा हूँ, डिस्टेंस है मेरा r, वह मेरा 4 हो गया। पहले 2 था, अब मेरा 4 हो गया। तो 2 था तो 1/4 हो गया, और 4 था तो 1/16 हो गया। तो बताइए यह बड़ा है हमारा कि यह बड़ा है, 1/4 बड़ा है कि 1/16 बड़ा है, 1/4 बड़ा है ना। तो ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है हमारा कि अगर मेरा दूरी बढ़ेगा तो मेरा जो दो आवेश के बीच में जो लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल है वह क्या होगा, घटेगा। अगर मेरा दूरी घटेगा तो दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल बढ़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस जो बल है मेरा दूरी का, दो आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का मतलब स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती बोल दिया मतलब 1 बटा में चल जाएगा, 1/r² चल जाएगा। ठीक है, अगर यही समानुपाती होता तो केवल r² होता, 1 ये हट जाता। कैसे, यह समानुपाती है, पहला केस समानुपाती है, तो फोर्स जो है मेरा Q1 Q2 का सीधा समानुपाती है, और दूरी का व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब ये देखिए, पहला और दूसरा के मिलाने पर, अब दोनों ये समानुपाती समानुपाती है ना, तो इन दोनों को मिलाने पर, पहला और दूसरा को, तो Q1 Q2, इस केस में देखिए, ये जो मेरा फोर्स है,
force is directly proportional to Q1 and Q2 and inversely proportional to R स्क्वायर। हो गया ना। इन दोनों को मिलाने पर समीकरण 1 एवं सेकंड को मिलाने पर यह Q1 Q2 मेरा ऊपर चला गया और R स्क्वायर मेरा नीचे चला गया। तो फोर्स मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मेरा R स्क्वायर का। ठीक है। अब यह जो प्रोपोर्शनल है मेरा समानुपाती का जो चिन्ह है उसको हटाने के लिए हम एक नियतांक देते हैं। वह नियतांक क्या है मेरा? वह नियतांक है हमारा K। ठीक है। तो फोर्स मतलब बल इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यह हमारा आता है एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का फॉर्मूला। यह हमारा फॉर्मूला किसका है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इज इक्वल टू क्या होता है? K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K गुना Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है। और ये कैसे आप समझ में आ गया ना। पहला केस था हमारा फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 और दूसरा केस था फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर। अब इन दोनों को मैं कंबाइन कर दिया तो Q1 Q2 मेरा ऊपर चला गया और R स्क्वायर मेरा नीचे चला गया। Q1 Q2 ऊपर चला गया और R स्क्वायर नीचे चला गया। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मैं एक नियतांक देता हूँ। वह नियतांक क्या है? वह नियतांक मेरा K है। ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कूलम्ब के नियमानुसार यह प्रूव हो गया हमारा। कूलम्ब का नियम क्या होता है वो भी समझ में आ गया। यह दोनों नियम होता है। ठीक है। अब आगे देखिए, आवेश के बारे में इतना देख लिया। अब देखिए आवेश की उत्पत्ति के कारण। अब आवेश का उत्पत्ति का कारण क्या है? आवेश का उत्पत्ति का कारण क्या है? कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चार्ज। आवेश का उत्पत्ति का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कहने का मतलब क्या कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो उससे क्या होता है? उस वस्तु पर आवेश उत्पन्न होता है। मान लीजिए एक वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वस्तु पर 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर पहले वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पर चला गया तो पहले वस्तु पर एक आवेश उत्पन्न हो जाएगा और दूसरे वस्तु पर भी एक आवेश उत्पन्न हो जाएगा ना। क्योंकि अगर मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है और मैं किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मेरे पास क्या होगा? एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक धन हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन कम गया। एक इलेक्ट्रॉन कम ना मतलब प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया ना। और दूसरे पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा क्योंकि दूसरे पर इलेक्ट्रॉन की संख्या चला गया ना। अगर मेरे पास एक के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो अगर यहाँ से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन कम गया तो इस पे क्या आ जाएगा? इस पे प्लस हो जाएगा। और इस पे एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे कौन सा आवेश हो जाएगा? इस पे आवेश हो जाएगा माइनस। अब यह मत देखिए कि इस पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो इस पे प्लस क्यों है? ऐसे नहीं होता। अगर इस पे से इससे इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन कम गया तो एक इलेक्ट्रॉन कम गया मतलब प्रोटॉन बढ़ गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। और इस पे इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया मतलब निगेटिव हो गया। ठीक है। मतलब देने वाला धन और लेने वाला ऋण, ऐसे याद रख लीजिएगा। यह दे रहा है इलेक्ट्रॉन को तो इस पे पॉजिटिव हो जाएगा धन आवेश, और यह ले रहा है तो इस पे निगेटिव हो जाएगा मतलब यह ले लिया इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ही आवेश की उत्पत्ति होती है। तो इस पे मेरा धन आवेश हो जाएगा और इस पे मेरा ऋण आवेश हो जाएगा। ठीक है। इसको 5-3 से मत देखिए, इसको ऐसे देखिए। इसको मान लीजिए ए मान लीजिए। 5-3 थोड़ा आपको समझ में क्लियर से अच्छे से नहीं आएगा। ए और इसको बी, अगर ए इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पे प्लस आ जाएगा और बी इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पे निगेटिव हो जाएगा मतलब ऋण हो जाएगा। ठीक है। ऐसे समझ जाइए। तो देखिए, तो आवेश की उत्पत्ति हो गया, इस पे प्लस आवेश उत्पन्न हो गया और इस पे माइनस आवेश उत्पन्न हो गया। तो आवेश उत्पन्न कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आवेश की उत्पत्ति होता है।
ठीक है। अब देखिए, किसी उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। उदासीन वस्तु मतलब ए, मान लीजिए दो वस्तु ए और बी है, तो दोनों पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगा ना, तो इसको हम कहते हैं उदासीन वस्तु। इस पे मान लीजिए ए पर 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है, और बी पर भी 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है। दोनों पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, तो वह कैसा होगा? वह वस्तु होगा उदासीन। अगर 5 में से एक इधर भी चला गया ना, 5 इलेक्ट्रॉन में से एक इधर चला गया, तो आवेश हो जाएगा, इस पे माइनस, इस पे प्लस और इस पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आवेश की उत्पत्ति होती है। और यदि दोनों वस्तु पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगा, तो उस वस्तु को उदासीन कहते हैं, मतलब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे देखिए, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स द्वारा प्रोटॉन काफी मजबूती से बंधे रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल कमजोर होता है। जो प्रोटॉन हमारा होता है वह नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा बहुत बहुत कस के बंधा होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है, उनके बीच का जो बल होता है बहुत कमजोर होता है। तो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बल होता है कमजोर होता है, तो जिसके बीच में बल कमजोर होगा, वह आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चला जा सकता है ना, तो उसके जाने की वजह से ही आवेश की उत्पत्ति होती है। जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चला जाता है, और इसी वजह से जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह धन आवेशित होता है, अभी बताया था मैंने। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वह ऋण आवेशित होता है। क्लियर है? अभी इसमें मैंने बताया था ना, इस एग्जाम्पल में जो भी मैं पहले बताता हूँ वह स्लाइड में कंफर्म होगा, इसलिए मैं कभी कभी कोशिश करता हूँ कि पहले ना बताऊँ, कि बाद में आपको सब चीज़ अच्छे से क्लियर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पहले मैंने बता दिया था कि इससे इलेक्ट्रॉन मेरा इसमें जा रहा है, तो इसमें से जा रहा है तो इस पर प्लस हो जाएगा, और जिसमें जाता है उस पर ऋण हो जाएगा। वही यह बोल रहा है कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें धन आवेशित हो जाता है, मतलब इस ए से इलेक्ट्रॉन मेरा बी की ओर जा रहा है, तो ए में मेरा धन आवेश हो जाएगा, और बी में मेरा जा रहा है तो इस पे क्या हो जाएगा? इस पे मेरा ऋण आवेश हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। इसका कारण यह है कि जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। क्लियर है? ये भी बता रखा है मैंने। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, और जिसमें से जाता है उसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ना मतलब प्लस, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ना मतलब माइनस। माइनस मतलब ऋण, और प्लस मतलब धन। ठीक है, आगे देखिए। चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, इसलिए इसकी संख्या में अंतर से आवेश की प्रकृति बदल जाती है। अतः इससे स्पष्ट है कि आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया ना? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण का ही मुख्य कारण है कि आवेश की उत्पत्ति होती है। आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। और वह कैसे होता है समझ में आ गया ना? ये सब पढ़ने से, ये जो स्लाइड में हमने अभी बताया, एक्सप्लेन किया, यह सब कारण है। यह सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो बस कमेंट कीजिए, मैं आपको पिन कर दूंगा कमेंट में, या एक कम्युनिटी एक चैनल मैंने बनाया है उसमें मैं पोस्ट कर दूंगा। अगर आपको चाहिए नोट्स तो उस चैनल में आप ज्वाइन हो जाइए। उस चैनल का लिंक मैं कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, आगे देखिए। नोट देखिए, आवेश को प्रायः क्यू से सूचित किया जाता है। आवेश को हम क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू, स्मॉल क्यू से। इसका एसआई मात्रा क्या है? कूलम होता है या कूलॉम होता है। आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? कूलम्ब या कूलॉम। और एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम ऋण आवेश रहता है। एक इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम ऋण आवेश रहता है। और इसको याद कर लीजिएगा, यह आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आएगा। जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करना होता है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश के हमें पता ही नहीं रहता है, किसी को पता ही नहीं रहता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है।
तो आपको याद रहना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब ऋण आवेश रहता है। ठीक है, और इसका ऐसा मतलब क्या है, कूलम्ब या कूलॉम। ठीक है, अब देखिए विद्युत आवेश का प्रवाह। अब तक हमने यहाँ तक देख लिया आवेश के बारे में। अब देख रहे हैं ना कैसे कैसे एक चीज एक दूसरे को रिलेट करते जा रहे हैं। चैप्टर एक दूसरे को रिलेट करके पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले आवेश पढ़ा मैंने। इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। तो सब लोग सोचता है कि डायरेक्ट विद्युत धारा का डिफिनेशन बताओ, एग्जाम्पल बताओ और उसके प्रकार बताओ और कैसे कैसे होता है उसके बारे में बताओ। तो नहीं, ऐसे नहीं होता। ऐसे आप एग्जाम में नंबर तो ले लोगे, लेकिन कभी समझ नहीं पाओगे कि वो कैसे कैसे वर्ड रिलेट करना है, कैसे कैसे आया। बाद में आप जल्दी भूल जाओगे। तो इसलिए एक एक चीज़ें को बारीकी से समझ कर हम मेन मुद्दे पर आते हैं। जो मेरा मेन टॉपिक है विद्युत धारा, तो उसको समझने से पहले हम आवेश पढ़ते हैं। आवेश समझ लीजिएगा अगर अच्छे से, तो हम विद्युत धारा पर आएंगे अच्छे से। अब देखिए विद्युत आवेश का प्रवाह। विद्युत आवेश का प्रवाह मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक वस्तु को धन आवेशित तब कहा जाता है जब उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होती है, और इसके विपरीत एक वस्तु को ऋण आवेशित तब कहा जाता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होती है। यह मैंने पीछे बता रखा है। ठीक है, और देखिए ये जो फिगर दिख रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना आपको स्क्रीन पे, यह वाला फर्स्ट वाला, ये वाला, इसमें क्या है, इसमें देखिए यह दोनों के दोनों हमारा पहला जो हमारा जो ए में दिखाई दे रहा है ना, ए में मेरा कौन सा है आवेश, ए में मेरा धन आवेश है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव है, सबके सब मेरा पॉजिटिव है, प्लस है। और बी में मेरा क्या है, बी में मेरा ऋण आवेश है, क्योंकि इसमें सारा का सारा जो कण है वह मेरा ऋणात्मक है, ऋण आवेश कण है। ठीक है, और यह जो पहला ये फिगर है मेरा, यह मेरा स्थिर है। यह प्रकृति में यह स्थैतिक है, मतलब इसमें आवेश का प्रवाह नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें जो प्लस का जो संख्या है और इसमें माइनस का संख्या बराबर है, इसलिए इसमें से इसमें नहीं जा रहा है, न इसमें से इसमें जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं होगा, तो वह जो वस्तु होता है वह कैसा होता है, वह स्थिर होता है, स्टैटिक होता है। दूसरे केस में देखिए, दूसरे केस में यह वाला, इसमें देखिए कि हमारा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है और यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। तो दूसरे केस में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो देखिए ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक धारा मेरा जा रहा है, और धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाएगा तो कन्वेंशनल धारा जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक धारा क्या होता है, कन्वेंशनल धारा क्या होता है, वह हम आगे देखते हैं। देखिए चित्र 3.1 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक धारा और कन्वेंशनल धारा, एक गोला ए तथा गोला बी को किसी चालक तार से जोड़ दिया जाता है, तो आवेश एक गोला से दूसरे गोला में प्रवाहित होता है। इन दोनों को हम किसी एक चालक तार से जोड़ देंगे। एक चालक तार से जोड़ने पर, अब देखिए चालक तार से जोड़ दिया तो इन दोनों के बीच में आवेश उत्पन्न होने लगता है। आवेश उत्पन्न कैसे होता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया या प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो हमारा धाराएं प्रवाहित होने लगेगी। और वह धाराएं कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक धारा और कन्वेंशनल धारा। और इलेक्ट्रॉनिक धारा किससे होकर जाता है, इलेक्ट्रॉनिक धारा हमारा जो है ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जा रहा है, और मेरा कन्वेंशनल धारा जो है वह मेरा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। देखिए आवेश गोला ए से बी में जाएगा कि आवेश गोला बी से ए में जाएगा। धन आवेश को उच्च विद्युतीय विभव और ऋण आवेश को निम्न विद्युतीय विभव हम मानते हैं। यह जो धन आवेश है हमारा, यह धन आवेश है फिगर में, उसको हम उच्च विभव मानते हैं, और ऋण आवेश को हम निम्न विभव मानते हैं। तो धारा जो होता है ना, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव के बीच में जाता है। वह धारा कौन सा होता है, वह कन्वेंशनल धारा होता है। जब वह धारा जो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है उसे हम कन्वेंशनल धारा कहते हैं, और जो धारा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगा उसे हम इलेक्ट्रॉनिक धारा कहते हैं। यह हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक धारा, क्योंकि निम्न विभव से उच्च विभव में जा रहा है।
और यह हमारा हो गया कन्वेंशनल धारा। क्यों? क्योंकि उच्च विभव से हमारा निम्न विभव में जा रहा है। तो उच्च विभव से निम्न विभव में जाना कन्वेंशनल धारा कहलाता है, और निम्न विभव से उच्च विभव में जाएगा तो वह इलेक्ट्रॉनिक धारा कहलाता है। क्लियर है? अब देखिए, जब चालक तार द्वारा धन आवेशित गोला को ऋण आवेशित गोला से जोड़ दिया जाता है तो आवेश उच्च विभव वाले गोले से निम्न विभव वाले गोले की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है? चालक से होने वाले आवेश के प्रवाह को ही धारा विद्युत कहते हैं, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमारा चैप्टर कौन सा है? विद्युत धारा। तो अब तक हमने ये सब समझ रहे थे जो यहाँ तक आने के लिए। देखिए, चालक से होने वाले आवेशों के प्रवाह को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है? इन चालक से, ये जो चालक है ना, इन दोनों के बीच हम चालक जोड़ दिए। तो पहले देखिए, आवेश मेरा एक स्थान से दूसरे आवेश तक, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो हमारा यह जो चालक है ना, इससे हमारा धाराएं प्रवाहित होने लगेगी, और वह जो धारा कौन सी है? वह जो धारा है उसे हम कहते हैं विद्युत धारा। ठीक है? मतलब चालक से होने वाले आवेश के प्रवाह को ही हम धारा विद्युत कहते हैं। वास्तव में धारा ऋण से धन की ओर प्रवाहित होता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक धारा कहते हैं। वास्तविक रूप में ये जो धारा है ना, ऋण से धन की ओर जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक धारा कहते हैं। लेकिन हम कन्वेंशनल रूप से मान लेते हैं कि धाराएं जो होती हैं हमारी सुविधा के लिए, कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। उच्च विभव मतलब पॉजिटिव, और ऋण विभव मतलब ऋण निगेटिव से इससे होकर जाती है, तो उसे हम कन्वेंशनल धारा कहते हैं। मतलब, लेकिन हम इस अध्याय में कन्वेंशनल धारा को ही आधार मानकर सारी व्याख्याएं करते हैं। जितना भी न्यूमेरिकल होगा, जितना भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सबको हम कन्वेंशनल धारा मानकर करते हैं। क्यों? क्योंकि धाराएं हम मानते हैं कि हमें सारी जो कॉन्सेप्ट है, हम मानते हैं जो धाराएं हैं, जो विभव है, जो आवेश है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। और उच्च विभव हमारा पॉजिटिव होता है, और ऋण विभव हमारा निगेटिव होता है, निगेटिव की ओर। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर अगर धाराएं जाएगी तो उसे हम कहते हैं कन्वेंशनल धारा। ठीक है? धन आवेशित वस्तु को उच्च विभव पर तथा ऋण आवेशित वस्तु को निम्न विभव पर मानते हुए धारा धन से ऋण की ओर प्रवाहित होती है, और इसे ही हम कन्वेंशनल धारा कहते हैं। ठीक है? ये सारे डिफिनेशन आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। नोट्स तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब हमारा मेरा मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, जो हमारा विद्युत धारा। तो इसको हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा, विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था। यहाँ तक विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश कैसे उत्पन्न होता है, कैसे वह मूव करता है, कैसे गमन करता है, और उसके हम कारण समझे थे। आवेश की उत्पत्ति का कारण क्या होता है। कूलम का नियम हमने पढ़ा था। 2 नियम होते हैं, परिणाम जो Q1 Q2 का समानुपाती होता है, और दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और विद्युत आवेश के प्रकार के बारे में हमने देखा। ठीक है? अगले लेक्चर में हम विद्युत धारा से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।